हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत टीचिंग पेडागोजी के अंदर, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स के अंदर एक टीचिंग मेथड और टीचिंग पेडागोजी में जो आपका ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और जो रीट मेंस के जो आपके सिलेबस है, मैं उनको अलग से आपको करा ही रहा हूँ। तो आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो टीचिंग मेथड से रहेगा और वो रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो टॉपिक है किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ग्रेड फर्स्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक को बस थोड़ा सा आइडियोलॉजी के लिए रखा जा सकता है। बाकी का देखो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्ड ग्रेड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर रीट में लैंग्वेज 1 आप लेके बैठे हो इंग्लिश को, तो लैंग्वेज 1 में भी आपके टॉपिक काम में आएगा। इस टॉपिक को हम इतने विस्तार से पढ़ने वाले हैं, वैसे छोटा टॉपिक है, इसके अंदर मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। छोटा टॉपिक है, अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी बात नहीं है। ये छोटा सा टॉपिक अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप लोगों को ये तय मानिए, कोई सी भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी, आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। और कोई सी भी एग्ज़ाम में आ जाइए, आप उसी लेवल से इसको तैयार करेंगे। तो तीनों एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है जो 30/10/2018 में पूछा गया। अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है 30/10/2018 में पूछा गया था ग्रेड सेकंड में, ये भी हम सॉल्व करेंगे। और 2023 में पूछा गया था ग्रेड सेकंड में, ये भी हम सॉल्व करेंगे, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही था। 20/2/2019 को भी पूछा गया था, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है 20/2/2019 का। अब देखते हैं हम पहले तो हम देखते हैं कि भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। तो लेट अस बिगिन। तो देखो, मैं आपको समझाता हूं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। पहले तो आप इसको देखो, इसके नाम में ही इसकी मीनिंग छुपा हुआ है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ट्रांसलेशन, ये एन है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 3 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ग्रामर जानते हैं आप, व्याकरण होती है। जैसे ही ग्रामर आपके दिमाग में आएगी, वो क्या चीजें हम लेंगे वो दिमाग में भी सेट करेंगे। ट्रांसलेशन अनुवाद है, ठीक है ना। और मेथड होती है विधि, प्रोसेस, प्रक्रिया, है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप कह सकते हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कह सकते हो। यानी कि अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है कौन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे ही आपको ग्रामर का नाम याद आया तो समझ में आए रूल्स, वोकैबलरी, ऐसी चीजें होंगी। जैसे नियमों को पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म याद करने पड़ेंगे क्रियाओं के, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, यस और नो, वोकैबलरी याद करनी पड़ेगी, टेंस याद करने पड़ेंगे। कहने का मतलब रूल्स आपको ग्रामर के याद करने पड़ेंगे, दिमाग में आ गया। यानी कि यहाँ पर ग्रामर का दिमाग में आती रूल्स और वर्ड्स और वोकैबलरी, इन 3 चीज़ों पर आपका ध्यान गया। और जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, कौन सा ट्रांसलेशन, तो आपके दिमाग में ट्रांसलेशन का नाम लेती क्या गया, अनुवाद। और अनुवाद का मतलब होगा, आप यूज करेंगे यहाँ पर कौन सी टर्म, मदर टंग। अगर आप इतने से ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो आप क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, चाहे आप करके देख लीजिएगा। अगर आप अपने माइंड में ही रख लेते हो कि रूल्स, स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इसे, वर्ड्स और वोकैबलरी, अगर आप इन पर ध्यान दो, फॉर्म पर ध्यान दो, स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दो, फॉर्म है, स्ट्रक्चर्स हैं, तो समझ लो वो ग्रामर हो गई। और अगर आप उनका अनुवाद कर लेते हो तो वो क्या हो गई, आपकी मातृभाषा में अनुवाद कर लेते हो तो वो हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो हम आजकल, आपको पता है कि क्लासेज ओवर क्राउडेड, भरी भरी क्लासेज रहती हैं, 100, 80, 90, कभी कभी 200, 300, 400 की क्लासेज, 500 की क्लासेज देखने को मिलती है। तो उस क्लास में किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, या फिर आप जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इनको यूज नहीं कर सकते आप। आपको केवल ओवर क्राउडेड क्लासरूम में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके ही आप पढ़ा सकते हो कंटेंट को। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दरअसल नियमों के माध्यम से किसी को पढ़ाना होता है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर बोलता है, बच्चे चुप रहते हैं।
बस टीचर ड्रिल दे देता है उनको राइटिंग करने के लिए, करो, रीडिंग करो। तो रीडिंग राइटिंग का ड्रिल रहता है, इसके अंदर स्पीकिंग का और लिसनिंग का कोई व्यू नहीं होता। आज मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी लिसनिंग और स्पीकिंग पर आपका फोकस नहीं कर रहा हूँ, केवल रीडिंग और राइटिंग पर आपको फोकस कर रहा हूँ। तो इसका जो फोकस है मेनली वो रीडिंग एंड राइटिंग पर होता है। किस पर होता है? रीडिंग एंड राइटिंग पर। हम इसके कई सारे कंटेंट्स पढ़ेंगे, यानी हम ये पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों इसको पढ़ा जाता है, किसके लिए पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके नाम क्या क्या हैं। भाई अगर अपन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अलग अलग नामों से जाने तो कौन कौन से नामों से इसको जानते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये सबसे पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट, क्योंकि 16th सेंचुरी में चालू हुआ था, तो ये ओल्डेस्ट मेथड बोलेंगे इसको, सबसे पुराना मेथड, क्योंकि 16th सेंचुरी में जर्मनी में इसको चालू किया गया था, जर्मनी में। और बिल्कुल जो आपकी जो लैटिन और ग्रीक है उस भाषा को पढ़ाने के लिए, डेड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज किया गया था। इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, क्लासिकल मेथड। इसके अलावा इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, परंपरागत पुराना जो मेथड है इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना? ओके। इसके अलावा इसको ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि इसमें अनुवाद भी है तो इसको ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट। अब इसके 4 नाम तो यही हो गए आपके सामने, ठीक है ना? क्वेश्चन इन नामों से आते हैं और नहीं। इसके अलावा आपका जो 5वां नाम है वो है प्रशियन। क्या है? यूएस में इसको प्रशियन मेथड के नाम से जानते हैं। यूएस में इसको किस नाम से जानते हैं दोस्त? प्रशियन मेथड के नाम से जानते हैं। और एक है साइसरोनियन मेथड। ये इनके नाम है, आप इसको दिमाग में सेट रख सकते हो कि सर ये टोटल 6 नेम्स आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माइंड में सेट रखने हैं। आपसे कोई भी पूछे भैया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कितने, क्लासिकल मेथड किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, या फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, तो ये आपको सब में जवाब देना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक क्वेश्चन कीजिए, देखो ये सीटेट के पेपर में आया था 30 दिसंबर 2021 को। इस पेपर को इसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सोचिए आंसर क्या आएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या नाम है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल मेथड, क्लासिकल अप्रोच, क्रिएटिव मेथड, या फिर क्रिटिकल पेडागोजी मेथड। तो आपको पता है क्लासिकल मेथड भी इसको बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको? क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डिराइव किया गया था, निकाला गया था, ठीक है ना? किससे? क्लासिकल मेथड से निकाला गया, ठीक है ना? बोलो किस चीज की टीचिंग करने के लिए? लैटिन और एंशिएंट ग्रीक को, फ्रेंच एंड जर्मन को। लैटिन और, देखो उत्पन्न हुआ जर्मनी में 16वीं शताब्दी में, ये आया तो जर्मनी में ही था, ध्यान रखना, आया तो कहां था? जर्मनी में 16th सेंचुरी में। लेकिन ओल्डेस्ट मेथड है ना, 16th सेंचुरी में आ गया था, लेकिन पढ़ाने किसके लिए आया था? डेड और एंशिएंट लैंग्वेज, ये एंशिएंट ग्रीक, ये डेड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती थी उस जमाने में। ये दोनों मृत भाषाएं थी, इनको कोई नहीं जानता था, तो इनको यहाँ पर पढ़ाने के लिए इस मेथड को यूज किया जाने लगा, ठीक है ना? आगे देखिए, अब इसके जो की फीचर्स हैं वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा भैया, किस पर ध्यान देती है ये फीचर्स है? डेफिनेशन का ही पार्ट है, तो डेफिनेशन का ही पार्ट है, तो देख लीजिए कि इसका जो सीधा कम से कम ध्यान रहता है, न के बराबर, लिटिल मानी न के बराबर, इसका न के बराबर ध्यान जाता है किस पर? बताओ न के बराबर ध्यान किस पर जाएगा इसका न के बराबर ध्यान जाता है उच्चारण पर, ये प्रोनाउंसिएशन पर कोई फोकस नहीं करती। तो मैं लिख दूं यहां प्रोनाउंसिएशन, इसका न के बराबर ध्यान रहता है उच्चारण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता ये, क्योंकि स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन इन दोनों पर इसका कोई ध्यान नहीं होता। जो कि ध्यान कौन देता है? CLT देता है। कौन देता है? CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या है, किसका यूज किया जाता है जिससे कि भाषा को फैसिलिटेट किया जा सके, सुविधाजनक बनाया जा सके? बताओ सॉरी, इसमें यूज किया जाता है मदर टंग का।
तो यूज ऑफ मदर टंग, इसके अंदर मातृभाषा का यूज करोगे तो आप है ना लर्निंग को क्या बना सकते हो, सुविधाजनक बना सकते हो, फैसिलिटेटिंग बना सकते हो। इसमें फोकस किस पर किया जाता है? फोकस सिर्फ राइटिंग स्किल पर होता है, राइटिंग और रीडिंग स्किल पर। आप कह दो राइटिंग स्किल, ये राइटिंग पहले हो जाती है, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। जबकि रीडिंग पहले होनी चाहिए, राइटिंग बाद में। इसमें प्रॉपर रीडिंग पे कम और राइटिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यूज ऑफ अप्रोच ऑफ ग्रामर टीचिंग, बताओ कौन सा अप्रोच यूज करते हैं अपन ग्रामर को पढ़ाने के लिए? इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? इंडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच? ग्रामर को नियमों के माध्यम से पढ़ाया जाता है या एग्जाम्पल्स के माध्यम से? तो याद रखना, ग्रामर को पढ़ाया जाता है डिडक्टिवली, तो इसको डिडक्टिव अप्रोच बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? डिडक्टिव अप्रोच का मतलब समझते हैं आप? डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है पहले जो टीचर है वो बच्चों को रूल बताएगा और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, यानी कि पहले उदाहरण देंगे आप, उदाहरण दे करके आज ऐसे ही होता है, सॉरी, पहले आप नियम बताएंगे और फिर नियम बता करके उदाहरण देंगे कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, फिर नीचे उदाहरण होते हैं। जब आप है ना एक रूल के कई सेंटेंस बनाने के लिए कह देता टीचर कि ये एक रूल दे दिया मैंने, इस रूल पर आप 5 सेंटेंस बनाओ, तो ये क्या है? ये भी आपका कौन सा मेथड आ जाता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक्सरसाइज और इसकी स्ट्रेंथ नॉलेज, मतलब इसमें जो एक्सरसाइज है एंड एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथन नॉलेज, और जो होता है इसका काम होता है अभ्यास देना और बढ़ाना। किसको? ज्ञान को। इसका सिर्फ ज्ञान बढ़ाने का काम होता है, बजाय कंटेंट पर ध्यान नहीं देता। ये ज्यादा कंटेंट पर ध्यान नहीं देता, ये कंटेंट पर ध्यान नहीं देता, ये देता है किस पर? ज्ञान पर ध्यान देता है। इसका ध्यान मात्र केवल ज्ञान पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका उद्देश्य होता है कि ये थॉरो अंडरस्टैंडिंग करवाता है। किसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग करवाता है? पूरी जो मतलब पूरी तरह से जो समझ करवाता है किसकी? रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नियमों की। रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नियमों की पूरी समझ ये आपको दे देता है कि ग्रामर के नियमों का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर करनी पड़ती है। पहले ही पढ़ लिए थे अपन ने, ये चीज वही फीचर है इसकी, परिभाषा है। क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ ग्रामर पैटर्न्स इनटू, और इस आप है ना मीनिंग पर भी फोकस करते हैं, इसमें अर्थ भी फोकस करता है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग पर फोकस करता है, फोकस ऑन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वोकैबुलरी पर फोकस करता है, ठीक है ना। ऑफ ग्रामेटिकल पैटर्न्स, ये ग्रामेटिकल पैटर्न्स को किस भाषा में पढ़ाता है बताओ? ग्रामेटिकल पैटर्न्स को किस भाषा में यूज किया जाता है? नेटिव लैंग्वेज में। सबकी नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज को मदर टंग कह सकते हैं। कुल मिला के मदर टंग में भी इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कि मदर टंग में वो ग्रामर के पैटर्न्स को याद करवाता है। एलिमिनेट कर देता है नीड को। किसकी नीड को बताओ? ऑरल प्रैक्टिस की नीड को। क्लासरूम में ऑरल प्रैक्टिस की नीड को कतई एलिमिनेट कर देता है, निकाल के पटक देता है कि नहीं, आप लोग ऑरल प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, आपको सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करनी है, ऑरल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ऑरल प्रैक्टिस को क्या कर देता है? बिल्कुल इग्नोर कर देता है मेरे भाई, ऑरल प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। आगे देखिए, स्टूडेंट्स को क्या कर देता है भाई? टीचर सेंटर्ड है तो स्टूडेंट्स टोटली टीचर पर क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो, मेकिंग स्टूडेंट्स ओवरली डिपेंडेंट, और ये अत्यधिक डिपेंडेंट बना देता है किसको? स्टूडेंट को। किस पर? टीचर पर। ये बिल्कुल टीचर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट बना देता है, पूरी तरह से डिपेंडेंट। आगे देखो, फोकस करता है किस पर? ऑन द, किस चीज पर फोकस करता है बताओ? इंस्टीड ऑफ टारगेट लैंग्वेज। इसका टारगेट लैंग्वेज की बजाय किस पर फोकस होता है बताओ? नेटिव लैंग्वेज पर। नेटिव लैंग्वेज पर फोकस होता है, बिल्कुल सही है। किस पर? नेटिव लैंग्वेज पर, ना कि टारगेट लैंग्वेज पर। ये कहता है अंग्रेजी बोलो मत, केवल लिखो, पढ़ो, बोलो मत, आप केवल लिखो और पढ़ो। तो ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप क्या कर सकें? प्रैक्टिस कर सकें। किसको? किसको प्रैक्टिस कर सकें बताओ? स्पीकिंग को, है ना। ऑरल प्रैक्टिस कर सकें आप, स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी प्रकार का मौका नहीं देता। स्पीकिंग की कोई प्रैक्टिस इसके अंदर नहीं होती है। दूसरी बात, ये विद्यार्थियों को मदद नहीं करता है, बिल्कुल कतई मदद नहीं करता कि विद्यार्थी किस में सोचें, किस भाषा में सोचें। बताओ कौन सी भाषा में सोचें? अनुमान लगा लो, वैसे ही तुम बता दोगे इसको, तो सीधा सीधे से पॉइंट है। किस भाषा में सोचें बताओ? टारगेट लैंग्वेज में सोचें। वो कतई नहीं चाहते कि ये टारगेट लैंग्वेज में सोचें। मैं भी जब तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हिंदी में सोचो, कि इसका ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, वैसा हो जाए तो वैसा होगा, राइट। तो ये कंडीशनल चीज़ें चलती रहती है। अब इसके और की पॉइंट देखो, वही रिपीट होंगे थोड़े से, लेकिन उसको लैंग्वेज पे समझने की बात है बस, कि ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है। ध्यान रखना,
ग्रामर को पढ़ाया जाता है डिडक्टिवली। डिडक्टिवली बोले तो पहले रूल एंड फिर एग्जाम्पल। अभी बताया था ना, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसका जो दबाव है, एम्फेसिस किस पर होता है? एम्फेसिस ऑन वोकैबुलरी। इसका जो ध्यान है वो पूरा वोकैबुलरी पर होता है, ठीक है ना, वोकैबुलरी पर होता है, ध्यान रखना। रीडिंग और राइटिंग इसके दो मुख्य हथियार होते हैं। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज को टीच किया जाता है बाई किसके द्वारा? बताओ, लैंग्वेज को किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? लैंग्वेज को पढ़ाने का कोई माध्यम, तो माध्यम क्या होगा? टीचिंग ऑफ लैंग्वेज बाय मदर टंग, यूजिंग मदर टंग। बार बार वही पॉइंट चलेंगे, बस थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। इसमें जो टीचिंग होती है किसकी? यूनिट होती है। अब ये यूनिट याद रखना, यूनिट क्या आते हैं कई बार क्वेश्चन। अल्फाबेट इसकी यूनिट नहीं होती, सेंटेंस इसका यूनिट नहीं होता, मीनिंग इसकी यूनिट नहीं होती, इसका यूनिट होता है वर्ड। इसका यूनिट होता है क्या? वर्ड। हर वर्ड का मीनिंग याद करना पड़ता है, हर वर्ड का मीनिंग याद करना पड़ता है। तो ये इसका यूनिट हो गया। अब आपसे बोले कि भाई एरर्स कौन करेक्ट करता है? तो टीचर करेक्शन करेगा। भाई एरर कौन करेक्ट करेगा? टीचर। बताओ एरर कौन करेक्ट करेगा? टीचर करेगा। बताओ ये कौन किससे सेंटर्ड मेथड होता है? चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, या लर्नर सेंटर्ड, या फिर टीचर सेंटर्ड? आप कहेंगे सर टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें ओवर क्राउडेड क्लास में यूजफुल होता है। ये यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, तो टीचर सेंटर्ड ये ओवर क्राउडेड क्लासेस, ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम में क्या होता है? आपके लिए यूजफुल होता है। बताओ कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय कंटेंट्स और मीनिंग के? कंटेंट्स और मीनिंग के ज्यादा, मीनिंग पे भी इतना, वर्ड की मीनिंग पर ये पूरा फोकस करता है। मतलब मैंने आपको यहाँ मीनिंग बताया था ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने मीनिंग बताया था, तो मीनिंग को मतलब ये वर्ड की मीनिंग पर ज्यादा फोकस करता है, सेंटेंस मीनिंग पर इतना नहीं, या फिर ऐसे पूरा की मीनिंग के माध्यम से आप किसी चीज को अपने रियल लाइफ में जोड़ो। नहीं, ये रियल लाइफ की बात नहीं करता है। ये कहता है इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज मोर इंपॉर्टेंट होती है? कंटेंट और मीनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रूप, स्ट्रक्चर, फॉर्म या स्ट्रक्चर। आपसे स्ट्रक्चर भी कह सकता है इसको। स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट, रूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन। हाँ, एक चीज और कि यूजिंग मदर टंग्स, आपको जो टीचिंग की जाती है ना लैंग्वेज की मदर टंग के द्वारा, उसमें अपन यूज किसका करते हैं? रूल्स का। अगर रूल्स नहीं तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं। बोलो क्या बार बार वही चीजें रिपीट नहीं हो रही है? हो रही है ना। अगर देखो टेक्स्ट बुक का यूज होता है, बताओ टेक्स्ट बुक को क्यों पढ़ाते हैं? किस काम के लिए पढ़ाते हैं? आप आज हम 10th और 12th पढ़ाए हैं, आपने पढ़ी है 10th और 12th, क्यों पढ़ाइए बताओ? क्या कहानियों के लिए? नहीं, केवल वोकैबुलरी के लिए, वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए तो पढ़ाई है टेक्स्ट बुक आपको। तो टेक्स्ट बुक इसको पढ़ाई क्यों जाती है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है वोकैबुलरी के लिए और ग्रामर के लिए। तो इन रेस्पेक्ट टू वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये योग्य बनाती है कि स्टूडेंट को कि भाई वो क्या करे, पढ़ ले, किसको? लिखे हुए मैटर को, लिटरेचर को और लैंग्वेज को, कि वो लिटरेचर और लैंग्वेज को पढ़ ले। बस उसको एक ही काम है, लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ ले और खुद के सेंटेंस बना ले लिख के। आज आप कंपटीशन पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ी आपने, मॉडल पढ़े या फिर कोई और टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, इसमें लिटरेचर और लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ने के लिए कि भाई इसमें कैन कुड क्यों यूज हुआ या लिखने के लिए ही तो करा, बाकी का आप उसे सामान्य व्यवहार में यूज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसमें उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया मैटर। अब देखो उसके इतिहास पे आते हैं, इसके एक्सपोनेंट, इसके जो इंट्रोड्यूसर है उन पर आते हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपसे ये पूछे कोई कि भाई इसमें ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे साहब ओरिजिनेट हुई थी ये जर्मनी में। कहाँ आई थी ये? जर्मनी में आई थी। आप सबसे पहले ये बता देना कि कहाँ उत्पन्न हुई है? जर्मनी में हुई। कौन सी सेंचुरी में हुई? तो आप बताएंगे सर इसको 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में इसको ओरिजिनेट किया गया या इसको देखा गया या उसको अपनाया गया। सबसे पहला जो है इसका इंट्रोडक्शन जर्मनी में हुआ था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो प्रैक्टिस में कब आया? प्रैक्टिस में इन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में प्रैक्टिस में आया। कब से? इंग्लैंड में कब से प्रैक्टिस में आया था? इंग्लैंड में इसको कब यूज किया जाने लगा? इंग्लैंड में इसको यूज किया जाने लगा 1850s से 1860s करो, 1860s से, मतलब 1860 से लेकर के 1940 के एस तक इसको यूज में लिया गया। खासतौर से 1925 से इसको यूज में लिया गया था।
1925 से इसको 1940 की एस में, मतलब लगभग 15-20 साल इसको बहुत अच्छे से यूज किया गया था। इसके प्रमुख जो एक्सपोनेंट्स हैं, उसके जो परिचय करने वाले एक्सपोनेंट्स हैं, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, वो एक्सपोनेंट कौन रहे हैं, उसके कौन रहे हैं बताओ। एक तो रहे जोहम मीडिंगर, यहाँ आप देख सकते हैं जोहम मीडिंगर है। एक कार्ल प्लॉट्स एंड जॉन साइडेनस्टिकर, ये भी रहे हैं। और एच.एस. ओलेंड्रॉफ। आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है तो एक ही नाम आता है, मेनली इंपॉर्टेंट नाम है कार्ल प्लॉट्स। इतने नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछे तो आपको एक ही नाम याद रखना है, कार्ल प्लॉट्स। कार्ल प्लॉट्स का आपको विशेष तौर से नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये आपके कार्ल प्लॉट्स हैं बीच में, और बाकी के ये ओलेंडॉफ है, ये ओलेंडॉफ है, ये कार्ल प्लॉट्स हैं, और ये आपके जोहम है। तो जोहम मेडिंगर याद रखेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा कार्ल प्लॉट्स याद रखेंगे, जॉन साइडेनस्टिकर आपको याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, ओलेंडॉफ याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा याद रखेंगे कार्ल प्लॉट्स को। अगर आपसे कहे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओरिजिनली यूज किया जाता था टू टीच, पढ़ाने के लिए, तो आप याद रखेंगे क्या, लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक कौन सी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता था, लैटिन एंड ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक है ना, प्राचीन ग्रीक को, ठीक है ना, एंशिएंट ग्रीक को, जो क्या थी उस समय पर डेड लैंग्वेज मानी जाती थी। अब देखो लिखे हुए से मेरा क्या है, टाइम कम रह गया, मतलब कम टाइम में मैं आपको सारी चीजें पढ़ा पाऊंगा, और सारी चीजें, कोई भी चीज मिस नहीं होगी इसमें, भूलने का कोई काम नहीं। इसमें सारी चीजें आपको बस ऐसे वन लाइनर के रूप में याद रखनी है कि द लर्निंग प्रोसेस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्टार्ट्स। बताओ लर्निंग प्रोसेस कौन से समय से शुरू हुई, 20वीं शताब्दी से, 20th सेंचुरी से। बस ये आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको पूछने वाला नहीं है। अब चलते हैं अपन साहब, प्रोसीजर क्या रहता है। अपन अगर मान लो पढ़ाते हैं, आप टीचिंग करवाते हो, तो आप प्रोसीजर क्या अपनाते हो। देखो सबसे पहला अपन क्या करते हैं, बुक को पढ़वाते हैं, ठीक है ना। पहले अपन कहते हैं रीड द पैसेज को पढ़वाते हैं, एंड सेलेक्ट करवाते हैं, किनको, सेलेक्ट डिफिकल्ट वर्ड्स। कहते हैं भैया किताब पढ़ लो या पैसेज पढ़ो और डिफिकल्ट वर्ड्स को सिलेक्ट करो। आप आज भी जानते हैं कि अपन के रीडिंग सेक्शन में ये चीज आती है। आज भी अपन जब पेपर देते थे पहले 10th और 12th के, तो उसमें पहले अनसीन पैसेज आते थे। अनसीन पैसेज में स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं कि आंसर ढूंढो, नहीं आंसर बनाओ, और 3 वर्ड आते थे नीचे जिनके सिनोनिम ढूंढ के देने पड़ते थे या अपोजिट ढूंढ के देने पड़ते थे। तो इसका मेन फोकस वोकेबलरी पर होता है। तो रीड द पैसेज को पढ़ो और सिलेक्ट डिफिकल्ट वर्ड्स, और डिफिकल्ट वर्ड्स को सिलेक्ट करो। दूसरा स्टेप क्या होता है, ट्रांसलेट करो, किनको, ट्रांसलेट डिफिकल्ट वर्ड्स इनटू मदर टंग। इसको मदर टंग में ट्रांसलेट करो, एमटी बोले मदर टंग, ठीक है ना, मदर टंग में ट्रांसलेट करो। स्टेप थ्री में क्या होता है भाई, पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया, पैसेज पढ़ना है, वोकेबलरी सिलेक्ट करनी है, इसमें ट्रांसलेट कर देना है। रीड द पैसेज अगेन, अब रीड द पैसेज अगेन, पैसेज को रीड करो दोबारा, रीड द पैसेज अगेन। सब क्यों, रीड द पैसेज अगेन पढ़ दिया। बाय डिनोटिंग ग्रामर, और डिनोटिंग ग्रामर को डिनोट करते हुए पैसेज को पढ़ो। कैसे, लाइन बाय लाइन, ऐसे ही तो पढ़ते हो आप। अरे भैया अपन जब बुक पढ़ाते हैं, जैसे अपन इंग्लिश पढ़ाएंगे है ना, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करोगे मैक्सिमम तो आप लोग, क्योंकि कोर्स ही इतना लंबा है, बिना इस मेथड के होता ही नहीं है। आपने कोई पार्ट, जैसे कोई चैप्टर है, मान लो आप कोई चैप्टर देते हो, कहते हो भैया आप ऐसा करो, मैं पैसेज देखो जो वर्ड तुम पे नहीं आते उनको सिलेक्ट कर लो, फिर आप उनकी मीनिंग लिखा देते हो, राइट, कॉपी में लिखा देते हो मीनिंग, चलो फलाने का मीनिंग ये, डीके का मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, उसका मीनिंग ये, लिखा दिया। फिर आप बच्चों से कहते हो चलो बच्चे अब ऐसे करते हो, इसको पढ़ते चलते हैं, अर्थ भी निकालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आइडेंटिफाई ग्रामर रूल्स, फिर आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई, फिर आप बच्चों को परिचित कराते हो कि कौन कौन से ग्रामर के रूल्स यहाँ पर फॉलो हुए हैं, टेंस कौन सा लगा है, आइडेंटिफाई ग्रामर रूल्स। फिर आप बच्चों को ग्रामर रूल्स को आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं करते, यस और नो, पहले बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना, ठीक है। ग्रामर रूल्स आइडेंटिफाई हो गए। फिर ग्रामर रूल्स के बाद स्टेप नंबर 5 जो आप यूज करते हो, वो ये यूज करते हो कि बच्चों से कह देते हो आप खुद पैसेज को एक बार अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करो। तो असाइन
द स्टूडेंट्स, असाइन कर देते हो स्टूडेंट्स को क्या, द ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज। इनकी स्टेप पूछे जा सकते हैं कि पहले क्या करोगे, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज इनटू मदर टंग। टारगेट लैंग्वेज को तो अवॉइड ही करता है बिल्कुल मदर टंग में, तो आपसे स्टेप पूछे जा सकते हैं। तो स्टेप याद रखना, टोटल कितने स्टेप्स में काम होगा भाई साहब, 5 स्टेप्स में काम होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, प्रॉपरली आपको दिमाग में सेट रख लेने हैं। अब चलते हैं आगे कि सर ये जो टेक्निक्स हैं वो क्या होंगी, टेक्निक्स क्या होंगी। तो देखो टेक्निक्स में सिंपल टेक्निक्स है, देखो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज कराओ, इंट्रोड्यूस, इसको इंग्लिश उसमें लिख देता हूं ब्लैंकिंग में। देखो सबसे पहला काम होता है इसमें, आप क्या करते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, इंट्रोड्यूस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आप इंट्रोड्यूस करते हो वर्ड्स और सेंटेंसेस को इनटू किसमें, इन मदर टंग। मदर टंग में आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। आप है ना, जो ट्रांसलेशन होगा ही कैसे, आप परिचय कराओगे किसको, शब्दों का और वाक्यों का। भाई आज अभी जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं इनकी हिंदी बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, साथ परिचित कराओगे शब्दों को एवं वाक्यांशों को मदर टंग में। तो बताओ अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही तो यूज कर रहा हूँ, आपको हर शब्द का हिंदी बता करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर एनालिसिस मतलब क्या होता है, इसको अपन पढ़ाते हैं किसमें, नोन टू अननोन पढ़ाते हैं। किससे, नोन टू अननोन पढ़ाता है इसमें, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, डिवाइड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, डिवाइड द सेंटेंस इनटू पार्ट्स, सेंटेंस को पार्ट्स में बांट दो इनटू पार्ट्स, और फिर एक एक चीज को समझाते हुए कि भाई ये ऐसे बना वैसे बना, ग्रामेटिकली आप इस चीज को समझाओ। वोकेबलरी लिस्ट तैयार करो भाई, आपको जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, जो वर्ड्स बच्चों को नहीं आते हैं, उन वर्ड्स की एक लिस्ट बना करके उनकी मीनिंग बताओ। तो कैसे करेंगे, ये तो सिंपल जानते हो, आपकी वर्ड्स ऐसे लिखते थे, डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड्स, ठीक है ना, टफ वर्ड्स, और फिर यहाँ पर लिख देते मीनिंग, लिखते थे ना। जैसे मान लो आपको नहीं आता, कोई वर्ड नहीं आता, मान लो आपको नहीं आता, आपको लैकोनिक नहीं आता, क्या था नहीं आता, लैकोनिक, तो आपको लिखते हैं लैकोनिक क्या नहीं होता है, जो कम शब्दों वाला होता है, कम शब्दों वाला, ऐसे लिखाते थे ना मातृभाषा में, कम शब्दों वाला। तो आप ये एक पैटर्न याद कर लेना कि भैया वर्ड्स लिखा दिए, जैसे आपको लिखाया क्या, वॉल्यूबल। अब वॉल्यूबल नहीं आता आप पर, तो इसका मतलब होगा ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। और उच्चारण भी लिखवाते थे, उच्चारण पर, हालांकि प्रोनाउंसिएशन पर कभी कभी लिखाते थे ना, लिकोनिक को क्या बोलेंगे, बच्चे पे बुलाओ नहीं आ रहा तो बीच में ऐसे लिखा देते थे, लैकोनिक लिखा देते ना, लैकोनिक ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा वोकेबलरी की लिस्ट बनाना, ठीक है ना। वोकेबलरी की लिस्ट होगी तभी तो होगा टेक्सचुअल एनालिसिस, मतलब इसमें सिर्फ रीडिंग कंटेंट को ही एनालिसिस किया जाता है। फोकस ऑन रीडिंग कंटेंट्स, इसमें रीडिंग कंटेंट्स को फोकस किया जाता है ना भाई। पढ़ने के कंटेंट्स पर फोकस किया जाता है कि रीडिंग कंटेंट्स पर आप फोकस करो और फिर राइटिंग करो, स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें ड्रिल्स किसकी होती है, इसमें ड्रिल होती है केवल रीडिंग एंड राइटिंग की। आपको बस यही पूछा जाएगा कि ड्रिल किसकी होती है, रीडिंग एंड राइटिंग की ड्रिल, और किसी की भी नहीं। ये टेक्निक्स हैं इसकी, ठीक है ना। ग्रामर को ट्रांसलेट किया जाता है, रीडिंग राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है, इसमें टेक्सचुअल एनालिसिस कैसे होता है, सारी चीज यही है। अच्छा, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, मतलब ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, डिडक्टिवली पढ़ाएगा, ठीक है ना। ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाएगा तो मदर टंग का यूज करना ही पड़ेगा। तो कैसे, मदर टंग, यूज ऑफ मदर टंग इसके अंदर होता है, मदर टंग टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, ट्रांसलेट द टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो मदर टंग का तो यूज करना ही पड़ेगा मेरे लाडलो। क्या करना पड़ेगा, मदर टंग का तो यूज करना ही पड़ेगा। लिटरल ट्रांसलेशन होता है, लिटरल होता है अंडरस्टैंडेबल, मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, समझे जाने योग्य अनुवाद करते हैं। ऐसा नहीं कि टेक्सचुअल अनुवाद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, एक रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ रहे हो, नहीं। इसके अंदर सिर्फ ये होता है लिटरल किताबी अनुवाद होता है, सिर्फ किताबी अनुवाद।
क्या होता है इसके अंदर? किताबी अनुवाद होता है इसके अंदर। एक मिनट, चलो, किताबी अनुवाद होता है इसके अंदर। और किताबी अनुवाद मतलब इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है केवल कि ट्रांसलेट किया जाए, बस कैसे, नॉट, डज नॉट कनेक्ट विद रियल लाइफ, है ना, डज नॉट कनेक्ट विद रियल लाइफ। इसको रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट करने का काम नहीं होता इसका, तो ये ध्यान रखना आप इसको, ठीक है ना। अगले जो टेक्निक्स है, 2-3 टेक्निक्स और देख लीजिए यहां पर। ये देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका जो मेन फोकस होता है वो रीडिंग पर होता है, ठीक है ना। मिनिमल स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये आपको बता दिया कि इसमें मीनिंग प्रैक्टिस जो है स्पीकिंग की वो मिनिमम होती है, सिर्फ इसमें राइडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है। और करेक्शन ऑफ एरर्स जो होता है वो वहां पर इमीडिएट होता है, और इमीडिएट कौन करता है? इमीडिएट बाय टीचर, इमीडिएट बाय टीचर, इसमें इमीडिएट करेगा, और वो भी कौन करेगा? इमीडिएट बाय टीचर, टीचर के द्वारा ही इसको करेक्शन को किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहां पर अगर आपके इसमें कोई पूछे कि मेरिट्स क्या हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, तो फायदे और नुकसान के बारे में और बात कर लो। अगली एक छोटी वीडियो में हम एमसीक्यू और करेंगे इसके सॉल्व। तो पहले नुकसान और फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एमसीक्यू भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो मेरिट्स देखिए क्या होते हैं इसके अंदर। टाइम सेविंग होता है, ये इकोनॉमिकल होता है। सर टाइम सेविंग क्यों हुआ सर? क्योंकि इसमें क्या है, आप एक ही स्ट्रक्चर पर एक जैसे कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने बता दी, तो उस पर क्या है, अब जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टाइम सेविंग तो है ही, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई कहीं ले जाना नहीं है, मुझे रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको टेक्सचुअल रखना है, आपको फैक्चुअल रखना है, और कोई आगे की बातें करनी नहीं है। तो ये टाइम बचाता है, इकोनॉमिकल, कम खर्चीला है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भीड़ में भी आप इसमें बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये एक ओवर क्राउडेड क्लासरूम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आज की जितनी भी ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ाई, जितनी भी ग्रामर पढ़ाई जाती है, ये वो क्या पढ़ाई जाती है, वो क्राउडेड क्लास में ही तो पढ़ाई जाती है, इसी मेथड से पढ़ाई जाती है। ये प्रदान करता है बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ कि इसकी शब्द इसमें प्रॉपरली पता लग जाते हैं, वाक्यों को, वाक्यों में शब्द कैसे यूज हुए, वाक्यांशों का पता लग जाता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बच्चा सीख जाता है, ठीक है ना। इसके बाद रिलायबल इंस्ट्रक्शन, आज जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे एसएससी देख लो, चाहे रेलवे देख लो, चाहे आप ना लैंग्वेज के आधार पर देखें, एसएससी देख लो, DSSS भी देख लो, रीट देख लो, ग्रेड 3 देख लो, ग्रेड 2 देख लो, ग्रेड 1 देख लो, सारे किसके आधार होते हैं? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस की जानकारी लो, ग्रामर सॉल्व करो। रिलायबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो निर्देश दिए जाते हैं वो सही होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वो सर्वसिद्ध होते हैं। ग्रामर में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पूरे इंडिया में ही ऐसा होगा। ऑफ रीडिंग, रीडिंग पर विशेष रूप से रीडिंग पर ध्यान देते हैं, वाइल अंडरस्टैंडिंग आल्सो, और इसकी समझ पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वोकेबलरी बढ़ जाती है विद्यार्थी की, यस और नो, वही पॉइंट्स है सारे। करेक्ट नॉलेज हो जाती है, नॉलेज पर ध्यान देता है ये कंटेंट की बजाय, ठीक है ना। इसके अलावा कॉन्वीनियंट होता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को इंग्लिश की विद वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होती है? वहां की लोकल लैंग्वेज। भाई आप ग्रामर, और आज अगर मान लो मैं तुम्हें मदर टंग में पढ़ा रहा हूं तो ही मुझसे तुम कनेक्ट हो रहे हो। इफ द क्लास वर टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज यू वर नॉट बी कनेक्टेड विद मी, आई थिंक सो। मुझे पता है इसको, तुम ना तो कनेक्ट किए जाते किसी के द्वारा और ना खुद कनेक्ट होते। इसमें क्या है, एक एक्ट होता है किसका? ट्रांसलेशन का। ये ट्रांसलेशन का एक्ट किया जाता है इन स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन विद्यार्थियों के अंदर डेवलप कर देता है। whenever you read a passage, whenever you read a text, you just try to translate that। आगे देखो, टेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिकम इजी, मतलब टेस्टिंग भी बहुत आसान, किसी भी कॉम्प्रीहेंशन की टेस्टिंग करना स्टूडेंट की बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप है ना बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की एक साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। आप तुरंत जैसे आपने पता लगाया भाई सामने वाले ने 10 सीखे कि नहीं सीखे, सवाल दिए 20 सवाल अभी पता लगे कि हाँ 10 सीखे नहीं सीखे, तो सेम स्ट्रक्चर सेम पैटर्न, तो सभी विद्यार्थियों के आंसर एक ही माने जाएंगे उसके अंदर। तो अब आते हैं इसके कुछ नुकसान भी है भाई, फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो इसके नुकसान देख लो, नुकसान क्या क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो वो देख लो। अगर हम ड्रॉबैक्स देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, तो वो क्या क्या है। अवॉइड्स स्पीकिंग, पहली बात तो स्पीकिंग को ये बिल्कुल बचता है, और ओरल प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं करने देता है।
तो ओरल वर्क तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे, क्यों? बोलना ही नहीं आता। और सुनने में भी दिक्कत आएगी। अगर मैं इंग्लिश बोलूँ क्लास में तो आपको समझ में नहीं आएगी ना। नहीं आएगी, क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको मैं पढ़ा किस विधि से रहा हूँ? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा रहा हूँ। फेल्स टू टीच, इसमें क्या असफलता मिल जाती है कि हम पढ़ा पाएं करेक्ट आर्टिकुलेशंस, ना तो हमें प्रोनाउंसिएशन बता पाएंगे। आज आप इसको इंटोनेशन पढ़ लो, इंटोनेशन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना हमें लहजा बच्चों को बता पाते हैं कि इंग्लिश को पढ़ने का लहजा क्या होगा, और ना उच्चारण, है ना प्रोनाउंसिएशन पता लगता है, ना उच्चारण का तरीका, मतलब फ्लुएंसी कह सकते हो, फ्लुएंसी। पढ़ने में फ्लुएंसी भी नहीं आ पाती है बेचारे, तभी तो कई बार बच्चे 10th 12th पास कर लेते हैं, फ्लुएंट नहीं होते। सीबीएसई स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, एक थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है, लिसनिंग अच्छी होती है। ये मेथड जो है डेवलप कर देता है हैबिट को, किसकी? ट्रांसलेशन। बस हर चीज़ में ट्रांसलेशन करते हो आप, पढ़ते पढ़ते समझते नहीं हो चीज़ों को। ट्रांसलेशन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें समय बहुत खराब हो जाता है। ट्रांसलेशन से समय खराब होता है, वैसे वो ये कह रहा है टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग क्यों है? क्योंकि इसमें देखो स्ट्रक्चर के माध्यम से एक भाई टेंस मुझे पढ़ाने हैं, तो मैं आपको टेंस पढ़ा करके मतलब टेंस से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर बनवा सकता हूँ, तो बहुत कम समय में टेंस पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे ही ग्रामेटिकली तो ये क्या टाइम को बचा देती है, लेकिन अगर अनुवाद करते हैं तो टाइम बहुत खराब होता है। भाई अगर मैं सेंटेंस को ट्रांसलेशन हिंडर्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली इन टीएल, अब मेरे समझ में आ गया, अब मैं अनुवाद करूंगा तो टाइम खराब होगा। देखो अनुवाद रोक देता है, व्यवधान डालता है स्टूडेंट्स को कि वो सोच सकें किसमें? टारगेट लैंग्वेज में, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज को तो अलाउ ही नहीं करता, तो बच्चे टारगेट लैंग्वेज में फ्रीली सोच ही नहीं पाते। अब टाइम लगा इसको, मैंने पढ़ दिया एक बार में तो नहीं लगा था टाइम। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो होता है उससे अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाता है, कई बार गड़बड़ा जाता है। कई बार आप है ना, कई बार सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं जिनका आप शब्दों के हिसाब से आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी यूनिटी वर्ड है, तो आप शब्दों के हिसाब से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। कई बार जो पूरा सेंटेंस है ना ऑर्गेनाइज्ड होकर के मीनिंग देता है, मतलब पूरे 10-15 शब्द मिलकर के ही एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप किसी वर्ड के माध्यम से वर्ड टू वर्ड करके उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो अप्रोक्सीमेशन यानी होता है सटीकता, आप सटीकता तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना? किस तक नहीं पहुंच सकते? सटीकता तक। दिस मेथड नेग्लेक्ट्स, ये मेथड क्या करता है? उपेक्षा करता है किसकी? साइलेंट रीडिंग की। इसमें साइलेंट रीडिंग नहीं होती है, मॉडल रीडिंग नहीं होती है, और रैपिड रीडिंग भी इसमें प्रॉब्लम होती है। मतलब इसमें बच्चा ना तो फ्लुएंट हो पाता है, ना सेल्फ क्रिएट कर पाता है, कुछ सेल्फ क्रिएशन भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो है उसी को पढ़ पाएगा, और रीडिंग नहीं कर पाएगा, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है ना? मतलब प्रॉपरली वो पढ़ नहीं सकता, सिर्फ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स को याद कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका जो ध्यान होता है वो रोटिंग पर होता है, रोटिंग पर, क्रैमिंग पर होता है, मेमोराइजेशन पर होता है, रटने पर इसका ध्यान होता है। ये सिर्फ मेमोराइजेशन पर ध्यान रखता है कि रटो, जितना रट सकते हो रटो। फोकस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, इसका काम रूल्स पर ज्यादा फोकस करने का होता है, लेकिन उनकी यूज पर नहीं, ठीक है ना? आगे देखो, यूज पर ध्यान नहीं देता ये। स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स होते हैं बस, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होती नहीं है, ये होती है टीचर सेंटर्ड, तो बस चुपचाप सुनते रहते हैं। अभी भी तुम चुपचाप सुन रहे हो। और ओनली क्रैमिंग, केवल क्रैम करते हो, रटते हो, और मिमिक्री और नकल करते हो किसकी? टीचर की, मतलब कॉपी करते हो बस, टीचर जो पढ़ा देता है वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ये मेथड जो है डज नॉट इवन टेस्ट, ये मेथड टेस्ट नहीं करता है पीपल्स की करेक्टली एट द एग्जामिनेशन। मतलब पीपल्स का सही चारों जो स्किल्स हैं उस पर प्रॉपर इक्वल फोकस नहीं करता है। और चारों स्किल क्या है? क्या बोलो? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स पर प्रॉपरली एक अरेंज में ध्यान नहीं देता, ये सारे अव्यवस्थित क्रम में चलता है, ये उल्टा चलता है। रीडिंग पर ध्यान देता है, राइटिंग पर ध्यान देता है, ये ध्यान नहीं देता किस पर? लिसनिंग, स्पीकिंग पर। ये दोनों जो है स्किल्स हैं, इनको तो ये प्रॉपरली इग्नोर मार देता है। कौन? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये इसकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो ये तो हो गया साहब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। चलो एमसीक्यू करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उम्मीद है कि आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। चलो लेट अस बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, निम्न में से कौन सी विधि ऐसी है जो स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बताती है एंड पैराडाइम्स
और उनके उपयोग के बारे में बताती है या प्रतिमानों के बारे में बताती है? प्रतिमान बताओ, प्रतिमानों के बारे में बताती है, ठीक है ना? बताओ, स्ट्रक्चरल मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कौन सी होती है? तो अभी अभी बताया कि जहां पर ग्रामेटिकल रूल्स होंगे इसको तो कोई भी बता सकता है, इसको तो अगर नहीं भी पढ़ते तो भी आप बता सकते थे, सीधा क्वेश्चन था। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, निम्न में से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें टीचर्स जो है टीच करता है मीनिंग को? देखो ना, मीनिंग किसकी? मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग की बात नहीं कर रहा है, एवरी न्यू वर्ड, हर नए वर्ड की क्लियरली स्टूडेंट्स को बताता है और ट्रांसलेट करता है उनको मदर टंग में। बताओ, मदर टंग का यूज करना, ट्रांसलेशन करना किस में आ जाता है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें बीच में कम का यूज और किया जा सकता है, तो इससे कंफ्यूज्ड मत होना, वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, दोनों एक ही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सच नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए? बताओ, सच नहीं है मतलब इसके अंदर 3 तो सच हैं और 1 गलत है। बताओ, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है? आप कहेंगे सर हाँ, ग्रामर को डिडक्टिवली ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले रूल्स पढ़ाएंगे और फिर आपको एग्जाम्पल पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सही है। द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज अल्फाबेट। नहीं, अल्फाबेट नहीं होती, वर्ड होती है, वर्ड होती है, ये गलत आ रहा है, अल्फाबेट इसकी यूनिट नहीं होती है। रीडिंग और राइटिंग पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी पर ध्यान देता है, बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। सटीकता पर ध्यान देता है, ये भी ध्यान रख लेना, एक्यूरेसी इसका मेजर पॉइंट होता है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए। तो आप ये पॉइंट और जोड़ लेना किसके अंदर, इसके फीचर्स के अंदर, ये लीजिए, ठीक है ना? हाँ, इसमें फोकस ऑन एक्यूरेसी, 23वां पॉइंट लिख दो। फोकस, इसका पूरा फोकस होता है किस पर? एक्यूरेसी पर, एक्यूरेसी पर पूरा फोकस होता है। क्लियर? अगली चीज देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेना, इसका एक्यूरेसी पर फोकस होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस, 4 सीमाएं हैं, मतलब 4 कमियां हैं किसकी? किसकी? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की 4 कमियां हैं, निम्न कमियां दे रखी है, हो सकता है चारों कमियां हो, इनमें से एक नहीं है, एक कमी नहीं है, एक अच्छाई है, कमी नहीं है। तो देखो, द मेथड पुट्स ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज, बिल्कुल सही है, ये दबाव डालता है विद्यार्थी की याददाश्त पर, बस रटो रटो रटो, बिल्कुल सही है, इसकी कमी है, ये कमी है इसकी। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन प्राय अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, कई बार हो जाता है ना कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांजेक्शन करोगे या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करोगे तो क्या होगा, सही मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। मैंने कहा ना, सेंटेंस की मीनिंग इसमें जरूरी पड़ जाती है, तो ये भी है, इसका ड्रॉबैक है। ग्रामर एनालिसिस ऑफन कंफ्यूजेज स्टूडेंट्स, कई बार एक ही स्ट्रक्चर हर जगह पर अप्लाई नहीं होती, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, कई जो सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रूल्स के आधार पर नहीं बन पाता, तो बिल्कुल सही है, ये भी इसका नेगेटिव ड्रॉबैक है। मेथड रिक्वायर्स टीचर्स हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज, गलत, इसमें टीचर्स की फॉरेन लैंग्वेज में कतई आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी माध्यम का हूँ, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है कि आप बिल्कुल फ्लुएंट हो इंग्लिश में, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अब इंग्लिश में फ्लुएंट होता तो मैं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा ही नहीं सकता था। तो देखो, नॉट ट्रू, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है। बताओ, इस मेथड का गोल है कि भाई बच्चों को लर्न करवाया जाए रीड लिटरेचर, सही है, रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, सही है, लिटरेचर पढ़ाने का काम होता है इसका, लिटरेचर और लैंग्वेज का। वोकेबुलरी और ग्रामर पर एम्फेसाइज होता है, बिल्कुल सही है इसका, ठीक है ना? ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज टेक्निक, क्या इसमें मौखिक वार्तालाप किया जाता है? नहीं, बल्कि इसको तो इग्नोर मारता है भाई साहब, ये पॉइंट आएगा इसके अंदर, ये इसको इग्नोर मारता है। टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, टीचर ही अथॉरिटी होता है, बिल्कुल टीचर सेंटर्ड है, ये है कि नहीं टीचर सेंटर्ड? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट आपका गलत है। ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस तरीके से आपका हो जाता है दोस्त पूरा। और अब अगला टॉपिक हम लेके आएंगे और इसी तरीके से पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी क्लास रही और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन आपका ये पूरा हो गया।
अब आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो उसको करके देखिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।